अग्रवाल साहब, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में एक जिला है, वहां एक तहसील है कुंडा, देश भर में चर्चित है। वहां 11 महीने में 7 कप्तान बदले। तो ये आधिकारिक फैसला तो है नहीं, ये रूटीन फैसला तो है नहीं, ये तो मुझे भी पता है और अनपढ़ आदमी को भी पता है कि 7 कप्तान किसकी बलि चढ़ गए। वैसे ही अपर आयुक्त को लाया जाता है, हटाया जाता है, फिर उसकी रिपोस्टिंग हो जाती है, तो ये पटवारी थोड़ी ना कर देगा। ये बड़े सवाल है। इसलिए मैं कहता हूं ईमानदारी से पार्टी लाइन से ऊपर उठ के इसको देखना होगा कि सिस्टम इतना चाक चौबंद हो कि सरकार की जमीन पर कब्जा हो जाए और चलिए जो हो गया सो हो गया। जो जमीन सरकार के अधिकार में निहित हो गई उस पर भी दूसरे लोग मौज कर रहे हैं। आज की तारीख में भी, आज के तारीख में भी यशपाल आर्या जी कह रहे हैं कि भूमाफियाओं पर कब्जा, जमीन पर कब्जा करने पर मंत्री यशपाल आर्या जी ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा अधिकारियों को इस मामले में जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। निधिमणि त्रिपाठी डीएम ये कह रही हैं मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, राजस्व भूमि पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन सच ये है कि वहां कब्जा हो गया। ये देखिए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा अखबार है जो इस बात को छाप रहा है ना। अब इसको क्या कहें? जो चीज सरकार के अधिकार में चली गई उस पर भूमाफिया प्लाट काटेंगे क्या? ये सवाल है ना उठने वाला। ये प्रश्न है, ये सवाल है। और मूल बात आप देखिए, जनता इस बात को कैसे पचाएगी कि मेरे घर का चौकीदार जिसको मैंने रखा अपने घर की देखरेख के लिए, उसके बेटे और बेटी के नाम मेरा घर ट्रांसफर हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? आप बताओ। मूल बात सब छोड़ो, ये कागज तो बड़े घुमा फिराव वाले हैं, छोड़ दीजिए। कुल मिलाकर के अमिताभ जी कितने यही काम तो नेता कर रहे हैं। नेता जनता के चौकीदार है ना अमिताभ जी, लेकिन रातों रात वो थोड़ा पति हो जाते हैं, जनता तड़पती रहती है। अमिताभ जी कुल मिलाकर के जो दिख रहा है वो तो स्पष्ट लग रहा है कि एक बहुत भारी घोटाला जो जिसको तकरीबन 300 करोड़ की बात आप कर रहे हैं और 83 एकड़ जमीन को खुर्द-बुर्द करने का मामला है। तो मैं तो इस मामले में मुझे कोई कहते हुए शर्म नहीं है कि ये मामला बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के पूरा किया जा सकता है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं कोई अज्ञात हाथ है जिसके संरक्षण में अधिकारियों ने सीलिंग एक्ट को तो वो कर दिया, ओवरलुक कर दिया। अधिकारियों ने जिससे, क्योंकि ये माननीय न्यायालय अपर आयुक्त जो कि अधिकारी होते हैं, ये सीधे सीधे जुडिशरी से मामला नहीं है। माननीय न्यायालय अपर आयुक्त ने ये जानने के बावजूद जो रेवेन्यू का व्यक्ति होता है और पीसीएस अधिकारी होता है जो कई सालों की नौकरी के बाद अपर आयुक्त तक पहुंचता है, जिसको माना जाता है कि उसको रेवेन्यू लॉ का पूरा ज्ञान है, इसके बावजूद वो 83 एकड़ जमीन को जो आपने कहा कि चौकीदारों के बेटों के नाम कर दे, तो मामला कहीं ना कहीं ये इशारा तो करता है कि कहीं राजनीतिक आंकड़ों का इस पर हाथ रहा होगा। चूंकि अब हमारी सरकार है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसकी जांच करवा करके जनता के बीच में असलियत लाएं कि आखिर पिछली सरकार में बहुत अच्छी बात कैसे ये घोटाला हुआ। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा विषय रखा। क्योंकि देखिए सीलिंग एक्ट की जानकारी इन लोगों को नहीं होगी तो क्या हमको आपको होगी? इनका तो काम ही है, काम ही है। मैं कह रहा हूं। और जब आपसे कोई 40 एकड़ की जमीन का मालिकाना हक लेने आया तभी आपके जहन में सीलिंग एक्ट क्यों नहीं आया? 83 एकड़ तभी आपके दिमाग में आना चाहिए था कि भाई ये कैसे संभव हो सकता है। पहली बात तो यह है कि चौकीदार जो आदमी रिप्रेजेंटेटिव है उसके बेटों के नाम उनकी मौत के बाद कर दिया जाए तो अपने आप में बड़ा आश्चर्यजनक मामला है। ये कंपनी थी हुजूर। ये कोई किसी का फ्लैट थोड़ी ना था, ये किसी का फ्लैट नहीं था, ना बाप का खरीदा हुआ खेत था 2 बीघा 4 बीघा जो पुरखों से और आगे तक कैरी होता रहे विरासत में। बिल्कुल ठीक है, ये तो कंपनी थी, एक कंपनी निजी हाथों में समा गई, रातों रात कागज बदल गए, हाई कोर्ट का आदेश एक तरफ पड़ा रहा, सीलिंग एक्ट के तमाम प्राविधान ऐसे ही सिसकते रहे, कोने में पड़े। कैसे हो गया? मेरे मित्र उमेश जी जो हैं बेचारे करें क्या? ये जब इनके जो 2 सरकारें नहीं तो एक सरकार में तो ये बेचारे कोप भवन में थे। अब ये करें क्या? इनको मालूम है कि सरकार में स्वयं इनके नेता खनूरी जी ने कहा कि बहुत भारी घोटाले हुए और खनूरी जी तो मुहिम को लेकर के दिल्ली तक पहुंचे थे। तो उमेश जी की तो मजबूरी है, पार्टी के बड़े कार्यकर्ता सब कुछ जानने के क्या हो रहा है कि जो ये मामला हुआ है जिसे आप घोटाले का रूप दे रहे हैं और राजनीतिक संरक्षण का रूप दे रहे हैं,
ये सीधे सीधे एक बहुत बड़ा तंत्र बना दिया गया। और इसके पीछे क्या हुआ कि हाई कोर्ट के एडवोकेट हो गए हमारे अग्रवाल जी और सुप्रीम कोर्ट के हो गए अमिताभ अग्निहोत्री जी और आप इसके जज हो गए और जज साहब ने फैसला दे दिया कि ये उस टाइम की सरकार को बहुत बड़ा घोटाला हुआ। आप मेरे को बताइए वही अधिकारी है आयुक्त के खिलाफ एफआईआर करो तुरंत, बंद करो पुलिस ने उसके खिलाफ 120B का उसके खिलाफ जमीन भाई अधिकारी तो आज अगर बीजेपी के संरक्षण में वो काम कर रहे थे तो वो आज कांग्रेस के संरक्षण में काम कर रहे हैं तो वो उनके खिलाफ मुकदमा करो। बहुत घोटाले आप अनावश्यक पॉलिटिकल आदमी को ये तो राजनीतिक घोटाला हो गया एक्चुअली में निश्चित रूप से इसकी जांच की जाएगी। सुबोध जी इसके पीछे कुछ नहीं है, मैंने कहा ये क्या है कि कांग्रेस की सरकार अपने घोटालों को छिपाने के लिए उनको बेपर्दा करने के लिए ये चीजें दिखा रही है। ये घोटाला न्यायिक जांच और आपको चाहिए समाचार उसने किया घोटाले को लेकर मुकदमा कायम शामिल हो उस घोटाले को आपने जबरदस्ती खुद जज मौका वारदात पर घरे में भी खड़ा कर दिया। घरे में वही अधिकारी है, सरकार कोई भी सरकार अधिकारी चलाता है, कोई भी सरकार सेक्रेटरी चलाता है और घोटाला अपन चोरी है तो सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। हाँ तो सजा हम तो तैयार हैं, हमारे के दस्तखत हैं, हमारे सरकार के दस्तखत हैं, हम तो मना करें। हमने तो सबसे पहले कहा कि मान्यवर सुबोध जी आप सुपर मिनिस्टर हैं, सुपर मुख्यमंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री जी से कह के तुरंत इसकी जांच कराइए। ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, ये बहुत बड़ा चीटिंग हुई है। उत्तराखंड सरकार की जमीन अगर किसी भी अधिकारी के माध्यम से उसका मिसयूज हो रहा है और उसका दुरुपयोग हो रहा है और वो कोर्ट के नियमों को, कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए आगे बढ़ रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो, सीधी बात है। बिल्कुल सही बात है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बात मैं कहूं दिल पर हाथ रख के हमारे दोनों मित्र उसका जवाब दें। मेरा अपना अनुभव यह कहता है नोएडा में, गाजियाबाद में, अग्रवाल साहब, नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा, यहां 500 मीटर का प्लॉट भी सत्ता के सर्वोच्च आसन की अनुमति के बिना नहीं मिलता। किसी को कोई नियम हो, कोई स्कीम हो, कोई ड्रॉ निकले, कुछ निकले, यह मेरा देखा हुआ अनुभव है, देखा हुआ, परखा हुआ, ठीक है ना। 83 एकड़ जमीन इधर से उधर हो जाए, छोटा सा सूबा, कुल जमा 25-50 आईएएस अधिकारी होंगे, 40-50 आईपीएस होंगे पूरे स्टेट में, अगर बहुत होंगे तो इतने तो सूबा है। उतने में 83 एकड़ का गोलमाल हो जाए, कैसे संभव है? उत्तर प्रदेश में 500 मीटर का प्लॉट, KR भाटी आयोग जैसा एक आयोग और किसी के बस का नहीं। जैसा KR भाटी का हुआ है इसी तरीके से आयोग गठित करा दीजिए आप। आयोग का सवाल जांच हो, आयुक्त के खिलाफ जांच हो, उस टाइम के तहसीलदार के खिलाफ जांच हो, उमेश भाई जांच हो, एसडीएम के खिलाफ जांच हो, अग्रवाल साहब के खिलाफ जांच। नहीं, मैं सिद्धांतता एक बात कह रहा हूं, मैं व्यक्तियों में नहीं जा रहा, मैं सिद्धांतता कह रहा हूं। क्या ऐसा संभव है? हम कभी दिल पे हाथ रख के सच भी बोल दिया करें हम लोग, क्या जा रहा है? क्या ऐसा संभव है कि उत्तराखंड में 80 एकड़ छोड़ो 8 एकड़ जमीन बिना राजनीतिक नेतृत्व को भरोसे में लिए इधर से उधर हो जाए? मुझे बता दीजिए। देखिए जिसमें सरकार की भूमिका हो, मैं निजी की बात नहीं कर रहा, जिसमें सरकार की भूमिका हो। कोई भी अधिकारी किसी भी राजनीतिक दबाव में आके अपनी नौकरी दांव पे नहीं लगाएगा, अपने खिलाफ फोर्जरी का मुकदमा कायम नहीं कराएगा। वो भले ही हो सकता है कि भ्रष्टाचार के चलते करे, लेकिन आपका ये आरोप मैं इसको इसलिए ऑनर नहीं करता क्योंकि अधिकारी ने किया है तो अधिकारी भुगते, नहीं किया है वो भुगते। उमेश जी है ना चीजें निकलते उमेश जी करता तो अधिकारी ही है। कलेक्टर की कप्तानी का जो आदेश जारी होता है ना, उससे बड़ा काम तो कोई प्रदेश में होता नहीं। कलेक्टर और कप्तान की तैनाती सबसे बड़ा काम है एग्जीक्यूटिव हेड के तौर पर। उस पर भी सीएम के दस्तखत थोड़ी ना होते जो ऑर्डर आता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी दस्तखत करता है। तो उसकी जिम्मेदारी लगा दूं, उसकी जिम्मेदारी लगा दूं।
मुझे बताइए ना, मैंने कहा उमेश जी को कोई बातों से कहने में निश्चित से गुरेज होगा। कहीं जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री और मंत्री के हस्ताक्षर से आदेश आता ही नहीं। क्योंकि हम लोग विधायिका सबसे ऊपर है, कहीं ना कहीं विधायिका की जिम्मेदारी बनती है। अगर कार्यपालिका अगर काम नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं विधायिका की जिम्मेदारी। ये मामला न्यायपालिका का है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का मामला है। नहीं, न्यायपालिका के नहीं, न्यायपालिका ने तो न्याय किया और नहीं, उपायुक्त से संदर्भित न्यायपालिका ने न्याय किया। जमीनों की बेचदार और कोई जमीनों का का मामला नहीं है, ये का मामला नहीं है, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी नहीं है, परिषद का मामला है। 83 एकड़ जमीन को सीलिंग एक्ट का उल्लंघन करते हुए चौकीदारों के पुत्र पुत्रियों के नाम कर दिया गया। इतना ही थोड़ा मामला है। उमेश जी समझते, उमेश जी इस बात को अच्छी तरह माने, बहुत छोटा मामला है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है अधिकारियों अमिताभ जी, चलिए ठीक है। अग्रवाल साहब, उनियाल साहब, कार्यक्रम का वक्त खत्म हो चुका है। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी और निष्कर्ष के साथ। देखिए, मैं एक बात कहूंगा, इतना बड़ा घोटाला घपला जो भी लूट खसोट हुई, अभी एक सवाल आया न्यायपालिका का मसला नहीं, न्यायपालिका ने अपनी जिम्मेदारी निभा चुकी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा यह जमीन 490 बीघा के आसपास है, इतनी उत्तराखंड सरकार में सन्निहित कर दीजिए। न्यायपालिका के आदेश का पालन नहीं किया एग्जीक्यूटिव ने। न्यायपालिका कोर्ट उसने फैसला किया है, कोर्ट ने तो फैसला किया, कोर्ट फैसला किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो अधिकारी जिसने कोर्ट फैसला किया वो न्यायपालिका से कार्यपालिका से संबंधित अधिकारी है। वो हाई कोर्ट नहीं है, सेमी जुडिशियल पावर्स हो सकती हैं, लेकिन फुल फ्लेजेड कोर्ट जो था उत्तर हाई कोर्ट, उसने तो कहा, अरे उसने तो कहा कि ऐसा करिए, एग्जीक्यूटिव ने नहीं माना। तो मूल सवाल है अपनी जिम्मेदारियों को क्यों छोड़ा, हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन क्यों हुआ, सीलिंग एक्ट के जो मान्यताएं हैं उनको धता क्यों बताया गया, ये प्रमुख सवाल है। एक बड़ी संपत्ति की लूट होती है और जो चीज प्रथम दृष्टया समझ आ जाए उसमें फिर ईमानदारी बरतना अच्छी बात होती है। ये बात प्रथम दृष्टया समझ आ रही कि चौकीदार का बेटा उस प्रॉपर्टी का मालिक कैसे हो सकता है जिसमें उसका बाप चौकीदारी करता था। ये तो दुनिया भर में एक ही नियम लागू होगा, अफ्रीका से लेके इंडोनेशिया से लेके जापान से लेके और फर्रुखाबाद तक और कर्णप्रयाग तक। ये कहां फर्क है? इस नियम का कोई काट है क्या इस धारणा का? चौकीदार का परिवार वारिस कैसे हो सकता है उस संपत्ति का जिसमें उसका पिता चौकीदार है? मूल प्रश्न ये है। और जिसने भी उसको वारिस बनाया, वारिसों के नाम जिसने जमीन ट्रांसफर की, वो सारे अधिकारी फिर दोषी होते हैं। फिर ये जांच होती है कि ये अधिकारी खुद कर रहे थे या इसके पीछे कुछ और मंतव्य था। यही तो हम कह रहे हैं, इसके आगे तो हम भी नहीं जा रहे, यहीं तक जा रहे हैं कि अगर इस बात से हमारे दोनों मेहमान सहमत हैं कि चौकीदार का बेटा मेरे फ्लैट का मालिक नहीं हो सकता, उसका पिता ही मालिक नहीं था तो बेटा कैसे ट्रांसफर कर देगा बेटे को? तो अगर इतने से सहमत हैं तो मानिए कि लूट हुई, फिर लूट हुई तो जांच हो। जिन्होंने दस्तखत किए, दस्तखत तो अधिकारी ही करते हैं। सतीश शर्मा के समय में पेट्रोल पंप घोटाला हुआ था, सतीश शर्मा के दस्तखत से थोड़ी ना अलॉट होता था पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप तो अधिकारी ही अलॉट करते थे, लेकिन मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुआ ना पड़ा था सतीश शर्मा को। दस्तखत तो अधिकारियों के ही थे। जो विंग है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का, उसी के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हेड करता है उसके सिग्नेचर हो जाते। लेकिन सतीश शर्मा को भी मुकदमे में जाना पड़ा ना, बीइंग ए पॉलिटिकल हेड ऑफ द मिनिस्ट्री। इसलिए मैं कह रहा हूं या अगर ये लूट है इतना मानिए और इसकी जांच हो। ये लूट है, ये घोटाला है, इसकी जांच होनी चाहिए। और दरअसल ये जो कार्यपालिका और न्यायपालिका, मैं तो कहता हूं कि साहब ये भ्रष्टाचार पालिका है, ये घोटाला पालिका है। इसलिए यहां पर इतनी बात हो रही है। उत्तराखंड में जो नेता हैं वो भ्रष्टाचार की पालिका खोल के बैठे हैं, घोटालों की पालिका खोल के बैठे हैं। और इसीलिए यहां पर न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, तमाम तरह की जो पालिकाएं हैं वो छोटी नजर आती हैं। और जो ये घोटाला पालिका है, जो भ्रष्टाचार पालिका है, और जो इसके पालक हैं वो इतने बड़े नजर आते हैं कि चाहे ये सरकार हो चाहे वो सरकार हो, जनता पिसती रहने के लिए मजबूर है। बहुत धन्यवाद आपका उनियाल साहब, अग्रवाल साहब, अग्निहोत्री जी, बहुत शुक्रिया आपका। जनता जनार्दन आपका भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो